नमस्ते बच्चों। तो कल हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपनी ख़त्म कर दी थी। ठीक है। और वो किंगडम क्या क्या थे एक बार दोहरा लेते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। आर एच विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दी थी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक और साइंटिस्ट जिनका नाम कार्ल वूज है। कार्ल वूज ने 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दी। तो इसमें दो चीज आती हैं, एक आता है 6 किंगडम और एक आता है 3 डोमेन। तो आज उसको थोड़ा सा देखते हैं हम कि क्या है 6 किंगडम और क्या है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम में उन्होंने कुछ नहीं किया था। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल है बच्चे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि मोनेरा जो है विच इज बैक्टीरिया, वो एक इतना बड़ा किंगडम है, वो इतना वास्ट किंगडम है, बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा लोग हैं उसमें। ठीक है। और उन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं और कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया बहुत पुराने हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, और कुछ बैक्टीरिया नए जमाने के बैक्टीरिया हैं और वो यूकैरियोट जैसा एक्ट कर रहे हैं। मतलब यूकैरियोट है नहीं, बट यूकैरियोट जैसा एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उनकी तरह चीजें कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो क्या क्या थे। तो मोनेरा में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की वो थी आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या क्लासिफिकेशन थी बच्चे? मोनेरा में ही आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को बोला गया कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, मतलब पुराने बैक्टीरिया हैं और ये बहुत हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। जो यू बैक्टीरिया हैं वो नए जमाने के एक तरीके से मॉडर्न बैक्टीरिया कह लो, और ये इतने हार्श कंडीशन में नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही साथ क्या है, ये जो है यूकैरियोट की तरह एक्ट करते हैं, लाइक ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे देखने को मिलेगी हमारे को जब हम इनको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो अब बात आ जाते हैं वापस से कार्ल वूज की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। अगर मैं बात करता हूं कार्ल वूज की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेरे लाल, तो उसमें क्या है, कार्ल वूज ने दी थी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें उन्होंने बोला आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको 6 किंगडम देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये 6 भाग में बटे होने चाहिए। और इनके 3 डोमेन्स क्या थे? इन्होंने बोला था कि एक डोमेन होगा आर्के बैक्टीरिया, एक डोमेन होगा यू बैक्टीरिया, और एक डोमेन में बाकी ये सब लोग आएंगे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तो ये थे क्या इनके 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक है। तो हमने क्या पता कर लिया, 3 डोमेन ऑफ लाइफ क्या है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और बाकी सारे किंगडम्स। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूज, उसमें 6 किंगडम क्या थी हमने ये भी जान लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इस चैप्टर का जो एसेंस है, जो मेन पार्ट है, वो अब पढ़ना लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। जो हम कैसे होगा, मोनेरा से शुरू होगा, फिर प्रोटिस्टा पे बढ़ेंगे, फिर फंगी पे बढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। किंगडम मोनेरा के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि अब हमारा मेन कंटेंट वही है, अब हमें किंगडम मोनेरा को शुरू करना है। अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं, अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं तो किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अगर मैं इसकी जनरल आइडिया के बारे में बात करूं कि जनरली आप मुझे बता दीजिए विदाउट स्पेसिफिकेशन
कि किंगडम मोनेरा में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खासियत है। तो अगर मैं जनरल किंगडम मोनेरा के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो बच्चे ये प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब इनका जो सेल है वो प्रिमिटिव है, पुराने जमाने का है, इतना इवॉल्व नहीं है, और जो इनका न्यूक्लियस है वो भी प्रिमिटिव है, इसीलिए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है काफी, इट मींस न्यूक्लियस एनवेलप में बाउंड, न्यूक्लियस जो है उसके पास एनवेलप नहीं है, क्रोमोसोम एनवेलप में बाउंड नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम इधर उधर घूम रहे हैं, समझ आ गया यहाँ पे। तो प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट है। इसके बाद और क्या है, तो यूनिसेल्यूलर है। भाई एक बात बताओ, जब सेल ही डेवलप्ड नहीं है तो मल्टी सेल्यूलर कैसे होगा, है कि नहीं। तो प्रोकैरियोट है, अगर इस दुनिया में कोई भी प्रोकैरियोट है तो वो यूनिसेल्यूलर ही है, ऐसा कोई प्रोकैरियोट मल्टीसेल्यूलर नहीं हो सकता। मल्टीसेल्यूलर थिंग ही शुरू हुई है यूकैरियोट से, ठीक है। तो प्रोकैरियोट है और क्या है, यूनिसेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल के बने हुए स्पीसीज, ठीक है। चीज नंबर 2 क्या है जी, हैबिटाट जो है इनका हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो हैबिटाट कैसा है, जितने भी हार्श कंडीशन है, मतलब जले में, भुने में, बिल्कुल जहां पे तुम सोचोगे ना कि कोई नहीं जी सकता, वहां ये जी सकते हैं भाई, ठीक है। तो हैबिटाट कैसा है, हार्श कंडीशन में ये लोग सरवाइव करते हैं। हार्श कंडीशन में ये सरवाइव कैसे कर जाते हैं, हार्श कंडीशन में सरवाइव इसीलिए कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि जब ये इस धरती पे आए थे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब ये इस धरती पे आए थे तो धरती पे जो कंडीशन थी वो हम जैसे लोगों के लिए जीने लायक नहीं थी। मतलब मैं कहने का मतलब क्या है, थोड़ी सी कंडीशन हार्श थी, थोड़ा सा इन्वायरमेंट जीने लायक नहीं था, ठीक है। तो उस हार्श कंडीशन में जब ये लोग पनपे तो इन्होंने एडेप्टेशन किया उस हार्श कंडीशन को लेके, ठीक है, उस खतरनाक इन्वायरमेंट में अपने आप को जीना सिखा लिया। देखो जी, एडेप्ट तो आप भी कर लोगे, एडेप्ट हम भी कर लेंगे, इसी तरीके से एडेप्ट उन्होंने भी कर लिया। मैं आपको 4 दिन जेल में बंद करूं, 5वें दिन से आपका जेल में मन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इंसानी फितरत में, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन की पावर होती है, ठीक है। और वही एडेप्ट किया कि इन्होंने, बैक्टीरिया ने। तो हार्श कंडीशन में होते हैं, और ये पता है क्या बच्चे, ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है, हर जगह होते हैं, मतलब इनका कोई मतलब वो नहीं है कि ये कहीं लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ये हर जगह है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम पानी गर्म करके पियोगे और उसमें सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो बहुत गलत हो बच्चे तुम, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बैक्टीरिया बता दूंगा जो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जीने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है हार्श कंडीशन में जी जाते हैं। अगली बात करूं तो क्या इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, क्या इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, नहीं, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से मेरा क्या कहने का तात्पर्य है, मेरा कहने का तात्पर्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वॉक्यूल, ये सारी चीजें जो हैं इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज एब्सेंट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, 3 ही पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट है। अब इसके सेल वॉल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके सेल वॉल की बात करूं
अगर मैं इनके सेल वॉल की बात करूं तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बनी होती है। ठीक है, नैग और नैम के बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, नैग और नैम के बीच में और ये जो लिंकेज है ये इनके सेल वॉल में होती है। और इनका सेल वॉल बना किससे होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो फॉर पेप्टाइड विच इज फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेप्टिडोग्लाइकन की इनकी बाहर की सेल वॉल बनी होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट,